नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस वक्त के बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर मलाड इलाके में 4 हिंदू लड़कियों की मॉब लिंचिंग को लेकर भारी बवाल हुआ है। हिंदू लड़कियों की पिटाई से मुंबई में बवाल बढ़ गया है। मलाड में कुछ मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों की पिटाई करने का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो में बैठने को लेकर मुस्लिम महिलाओं से हिंदू लड़कियों का विवाद हो गया था। इसके बाद आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं ने 18 से लेकर 20 मुस्लिम पुरुषों को बुला लिया और हिंदू लड़कियों को पिटवाया। इसके बाद मामला गर्मा गया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम मौके पर पहुंचे और समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद यहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से लोग इस वक्त मलाड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी इलाके में 4 हिंदू लड़कियों के साथ विवाद हुआ था और बहुत ही मामूली विवाद था। तो ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आप संजय निरुपम को देख रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता है। जैसे उन्हें इस बारे में जानकारी मिली, उसके बाद संजय निरुपम अपने समर्थकों के साथ मलाड पहुंचे और जिस जगह पे ये घटना हुई थी, जहां पर ये विवाद हुआ था, उस जगह पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये विवाद हुआ था। 4 हिंदू लड़कियों को बताया जा रहा है ये पूरा विवाद शुरू हुआ। एक ऑटो में बैठने को लेकर विवाद हुआ मुस्लिम महिलाओं के साथ, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने अपने कुछ परिवार के लोगों को बुलाया। करीब 18 से 20 यहां पर लड़के पहुंचे, जिन्होंने इन लड़कियों की पिटाई की। मारपीट की घटना कुरार विलेज इलाके की बताई जा रही है। ऑटो के इंतजार में कुछ हिंदू लड़कियां पहले से खड़ी थी, तभी वहां पर मौजूद मुस्लिम महिलाओं से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोप है कि मलाड पहुंचते ही हिंदू लड़कियों को मुस्लिम पुरुषों से पिटवाया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुस्लिम महिलाओं और 1 पुरुष को अरेस्ट किया है, लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। अब देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 20 तारीख की तस्वीर है, 20/3/2026, 7:43 का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको 4 हिंदू लड़के यहां पर नजर आ रही है। आरोप क्या लगा है कि ऑटो में बैठने पर विवाद हुआ, हिंदी लड़कियों को लेकर झगड़ा हुआ था। 2 से 3 मुस्लिम महिलाएं मौजूद थी। उन्होंने 18 से 20 मुस्लिम युवकों को बुला लिया। अब क्या किया इन मुस्लिम युवकों ने? इन्होंने मुस्लिम युवकों से इन लड़कियों को पिटवाया। मुस्लिम महिलाओं से झगड़ा हुआ था। जब वो मलाड पहुंचे, मलाड पहुंचने के बाद 18 से 20 लड़कों को बुलवाया और फिर इन 3-4 जो हिंदू लड़कियां थी जिनसे इन मुस्लिम महिलाओं का विवाद हुआ था, उनको पिटवाया गया। वाकया क्या था? बहुत ही छोटा सा था। लाइन में खड़े थे, ऑटो को लेकर झगड़ा हुआ होगा, जो आमतौर पर देखने को मिलता है, कहासुनी हो गई। और उसके बाद क्या किया, ऑटो में बैठने को लेकर इस विवाद को इतना बढ़ाया गया कि ये 3 से 4 जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनकी तादाद 2 से 3 भी बताई जा रही है, इन्होंने 18 से 20 मुस्लिम युवकों को बुलाया। उसके बाद क्या कराया, बहुत ही घिनौना काम करवाया। इन युवकों से इन लड़कियों को पिटवाया। 4 लड़कियां थी जिन्हें पिटवाया गया है, 18 से 20 लड़कों को बुला के। अब इस मामले को लेकर संजय निरुपम ने हिंदू लड़कियों की मॉब लिंचिंग को लेकर एक बड़ा इसे विवाद बनाया है और कहा है कि यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जो इसके लिए गुनहगार हैं, सभी को पकड़कर जेल में भेजा जाएगा। और हम पूरे महीने अपने मुस्लिम भाइयों को रोजा मुबारक और ईद मुबारक करते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र महीने में जिस तरीके से इस्लामपुरा के 20 मुस्लिम लड़कों ने एक ऑटो में बैठने के नाम पे छोटी सी झिकझिक हुई है, उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को घेर कर उन पर हमला किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। यह एक प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटना है। वो कोई भी लड़की हो सकती है। अगर आप मर्द हैं तो 20-20 मर्द जमा होकर के छोटी छोटी बच्चियों को घेर के मार रहे हैं, ये कैसे मर्द हैं आप? अब घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन एक्शन में आए हैं। संजय निरुपम तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित लड़कियों के भी मौजूद होने की बात सामने आई। उसने पूरी घटना के बारे में निरुपम को जानकारी दी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब मांग की जा रही है कि 18 से 20 जो इसमें युवक आए थे मारपीट के लिए, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। एक एक व्यक्ति को यहां पर पकड़ना चाहिए। हमने जस्ट उनको उतना ही बोला कि हमारा
हमारा टर्न है तो हम बैठेंगे यहाँ पे लाइन से, शेयरिंग रिक्शा में सब बैठ कर जाते हैं। हमने उनको इतना ही बोला कि आप उतर जाइए, हमें बैठने दीजिए। तो वो हमें गाली गलौज करने लग गए कि मम्मी के ऊपर गाली देने लग गए, फिर बोलते हैं कि मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये सब बोला। तो वहाँ पे हम लोग का मैटर क्लोज हो गया था आमने सामने बात करके। उसके 5 मिनट बाद हम दूसरे रिक्शा में बैठ के गए। तो जैसे ही हम मयूर ज्वेलर्स की वहाँ पे पहुँचे, वैसे ही वो लेडीज सारे 20 से 25 लोगों को लेकर आ गई और बोलती है कि ये 3 लड़कियों को मारो, ये तीनों लड़कियों को मारो। इन्होंने अल्लाह के बारे में ये बोला, वो बोला, मुझे गाली दिया, मेरी मम्मी को गाली दिया, ये सब बोला। फिर भी हमने उनको ऐसे बोला जो भी है शांति से बात करो। तो वो हमें रिक्शा में बैठ के ऐसे हमको खींच के रिक्शे से बाहर निकाला। पहले तो रिक्शा वाले को ही मारा उन्होंने, उसके बाद फिर हमें रिक्शे से निकाला और हमें भी मारा। अब संजय निरुपम ने कहा है कि इस्लामपुर से कुरार तक का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और यहां पर अक्सर हिंदुओं के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां रात को 2 बजे भी लड़कियां अकेली घूम सकती है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये इस्लामपुरा और ये कुरार का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है, पठानवाड़ी का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है कि झगड़ा होता है वहां मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग ऑटो को लेकर के, और यहाँ पर जब अपने घर पहुंचते तो यहाँ पर घेर के ऑटो से उतार के इन पे हमला किया जाता है। जिन लोगों ने इन बच्चियों पे हमला किया है उन तमाम हमलावरों को सीसीटीवी फुटेज चेक करके, एक एक का नाम समझ करके, एक एक की पहचान ओळख इनसे करवा करके उन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पीड़ित लड़की और उसकी मां ने इंडिया टीवी से बात की। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया और साथ ही कहा कि अगर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सड़क पर उतरेंगी। आरोप लगा है कि 16 से 17 लड़कों ने मिलकर 4 लड़कियों के साथ मारपीट की। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ पीड़िता भी हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैम, आपकी भी बच्ची थी, क्या हुआ था अगर आप बता पाएं? मेरी बेटी मलार की ऑटो रिक्शा में लाइन में शेयरिंग में खड़ी थी। वो 2 औरत मुस्लिम औरत आई और उसने ज़बरदस्ती रिक्शा में वो बैठ गई। तो मेरे बच्चे ने बोला कि क्यों, हमारा नंबर है तो हम लोग बैठेंगे, आप क्यों बैठ रहे हो? तो वो उसने ज़बरदस्ती किया, गाली गलौज दिया, बेटी को माँ बाप के ऊपर गाली दिया। तो मेरी बेटी भी बोली अगर तुम आंटी इतने बड़े हो के हमको छोटे को इतना गाली दे सकते हो माँ बाप तो हम लोग भी आपको दे सकते हैं गाली। तो फिर मेरी बेटी ने बोला कि आप मत बोलो वरना मैं भी बोलूँगी। तो फिर मेरी बेटी भी गाली बोली तो उसको बुरा लगा, तो वो बोली कि मैं तेरे को मारूंगी। ऐसा करके आगे गई और रमेश होटल के आगे थोड़ा उसने रिक्शा मयूर ज्वेलर्स है ना, उधर उसने ऑटो रुकवाया और उसने 20-25 लड़के को लेके आई और रिक्शा वाले को भी मारा और बच्चे लोग को उसमें से ऑटो में से निकाल के मारे। आपने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराया है, क्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं इस वक्त? हमने उनको बोला है कि जल्द से जल्द कार्यवाही करिए। तो उन्होंने हमें बोला है कि 48 घंटे में हम आपको आरोपी ढूंढ के देंगे। अगर वो 48 घंटे में हमें लाकर नहीं देंगे तो हम फिर से मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमारे सामने वो सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने हमें सबके सामने किया है। अगर वो लोग ने नहीं अपराधी लाया तो हम लोग मोर्चा निकालेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल उठ के किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मैं तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। मुझे कोर्ट में भी जाके बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगी, बट मैं अब पीछे बैक स्टेप नहीं लेने वाली हूँ। अब जो पीड़िता है वो कह रही हैं कि जो आज हमारे साथ हुआ है कल किसी के साथ भी हो सकता है। समीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। समीर, बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि महिलाएं कितनी असंवेदनशील हो सकती हैं कि महिलाओं को पिटवा रही हैं, लड़कियों को, वो भी 18 से 20 लड़कों के जरिए। तो ऐसे में एक बात बताइए कि पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने 48 घंटे का वक्त मांगा है, क्यों 24 घंटे में क्यों नहीं पकड़े गए? बिल्कुल, ये बिल्कुल संगीन मामला है कि जिस तरीके से सिर्फ शेयरिंग रिक्शा को लेकर जिस तरीके से विवाद सामने आया, उसके बाद जिस तरीके से लड़कों को वो महिला बुलाती है और लड़कियों को पिटवाती है, इसके चलते पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है वो कहां पर है, सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। इस वजह से फिलहाल जो है जो जानकारी मिली है उसमें 2 जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष को अरेस्ट किया गया है। बाकी के जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट में जो शामिल थे उनकी भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है पुलिस से, उन सभी को फिलहाल पकड़ने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से मुंबई में शेयरिंग ऑटो रिक्शा चलती हैं,
उसमें हर एक को लाइन में खड़े रहकर ही वो अपने अपने रिक्शा में जाने की एक तरह का सिस्टम बना हुआ है। ऐसे में अगर इन बच्चों के साथ इस तरीके से मारपीट की जाती है और कहीं किसी तरीके से गैंग बना के उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उन पे मारपीट होती है, तो बड़ा संगीन मामला है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा सवाल इसके निमित्त उपस्थित और होता समीर, है। अगर संजय निरुपम कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। यहां पर 18 से 20 लोगों को बुला के दरअसल इन हिंदू बच्चियों की 4 लड़कियों की मॉब लिंचिंग ही करवाई जा रही थी। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, लेकिन 48 घंटे का वक्त पुलिस मांग रही है, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। 24 घंटे के अंदर उनको जेल के अंदर होना चाहिए था, जिन्होंने इस तरह की घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुंबई का हंगामा देखा, एक हंगामा मथुरा में भी हो रहा है, क्योंकि यहां पर फरसा वाले बाबा की मौत के मामले में गौरक्षकों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि बाबा की मौत सड़क हादसा नहीं, बल्कि उन्हें गौ तस्करों ने जानबूझकर कुचला है। अब इस मामले में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। पीड़ित इस पूरे मामले में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बाबा की हत्या की गई है, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर ने कहा कि फरसा वाले बाबा सनातन के योद्धा थे और उनकी मौत को लेकर शांत नहीं बैठा जाएगा। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर ले बालाजी उन्हें अपनी शरण में, उनके जैसा सनातन का योद्धा वो पाना बहुत कठिन, पर हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो। और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। और मथुरा में इस वक्त हालात की बात करें तो वहां पुलिस फोर्स मौजूद है, आला अधिकारी भी गश्त लगा रहे हैं, लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील तक की जा रही है। कल दिल्ली आगरा हाईवे पर जो उपद्रव हुआ था, उस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवियों की वजह से यह सब हंगामा हुआ है। एक हिंदूवादी नेता दक्ष चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हंगामे की आशंका के चलते ही कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत को सड़क हादसा डिक्लेयर किया है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है। जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी घायल हुआ था और उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने की, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने साफ कह दिया है कि जो भी बाबा की मौत को लेकर अफवाह फैलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गौरक्षक बाबा के समर्थक अपने दावे पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि साजिश के तहत ही फरसा वाले बाबा की हत्या की गई है। महाराज जी कोसी में गाड़ी का पीछा कर रहे थे, हमको उन्होंने बोला कि गाड़ी छाता की तरफ आ रही है, तो हमने छाता को कवर कर लिया। पर सिर्फ 8 मिनट बाद ही कॉल आती है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर, कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये महाराज जी का साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये एक रची हुई साजिश है, हत्या है। क्यों कि 1 महीने पहले महाराज जी को मुसलमानों के द्वारा, गौ तस्करों द्वारा एक फोन पर धमकी दी गई थी कि हम आपको ईद नहीं मनाने देंगे। महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूं, भगवान मानता हूं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षा करी। लेकिन उस चीज को बताया था इसमें गाय, चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है बटेन चौकी पे। हाँ, बटेन चौकी पे बताया था और हमारे बच्चों ने पीछा किया, काट फोड़ा,
तो वहाँ से निकल गए। पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। और मथुरा के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। जैसे ही इसकी जानकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। योगी की बैठक में मथुरा कांड पर डिटेल में बातचीत हुई, निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। सीएम योगी ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं पुलिस को। योगी ने साफ कहा है कि गौवंश के रखरखाव में किसी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश भर में गैस की किल्लत के बीच केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। कल से राज्यों को 20% ज्यादा गैस मिलेगा ताकि एलपीजी संकट से निपटा जा सके। मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर जारी करके सभी स्टेट को इसकी जानकारी दे दी गई है और निर्देश दिया गया है कि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन को अहमियत दी जाए, बिना किसी दिक्कत के इन्हें एलपीजी पहुंचाई जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को 5 किलो की फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी दिया जाए, जिससे कामगार वर्ग के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पिछले 23 दिनों से मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते देश के कई शहरों में सिलेंडर क्राइसिस पैदा हुआ है। जगह जगह अभी भी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोएडा में लोग सिलेंडर के लिए सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। वहीं पर आगरा में गैस की कालाबाजी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक मकान से जमा किए गए 128 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त हुए हैं। अब दिल्ली से सटे नोएडा में सिलेंडर का संकट और गहराता जा रहा है। सेक्टर 4 के इलाके में लोग सिलेंडर के लिए अब रात में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लंबी लाइन लगी हुई है। लोग एक दिन से पहले आकर लाइन में लग जा रहे हैं ताकि सिलेंडर की गाड़ी आए तो उनका नंबर आ जाए। एक जगह पर 300 से ज्यादा लोगों की लाइन है। जो लोग कल सुबह सिलेंडर की लाइन में लगे थे वो आज भी जस के तस वहीं पर पड़े हैं। सिलेंडर नहीं मिलने से कई लोगों के घर पर खाना तक नहीं बना है। अनामिका गौड़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई जितनी लंबी चल रही है, भारत में एलपीजी की किल्लत उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस समय हम नोएडा में हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो सिलेंडर के इंतजार में लगी हुई लाइन है वो अब बढ़ती ही जा रही है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 4 में मौजूद हैं, जहां 300 से ज्यादा लोग अपना सिलेंडर लिए इंतजार कर रहे हैं। हालत ये है कि लोगों को कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिला है और सिलेंडर के इंतजार में अब लोगों ने रात भर से सड़कों पे सोना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिसका पहला नंबर होगा और जब गाड़ी आएगी तो ये उनको यकीन है कि उन्हें सिलेंडर मिल जाएगा। उस पहले नंबर के इंतजार में ये लोग यहाँ पे सड़क पे भी सोने को मजबूर हो चुके हैं। अपने घरों से कंबल लेके आए हैं। नीचे आपको हल्का फुल्का कुछ बिछा हुआ नजर आएगा, यानी सड़क पे इन लोगों ने रात बिताई है। भैया, आप लोग रात को कितने बजे आ गए? हम सुबह 9 बजे से हैं। कल सुबह 9 बजे से हैं। सुबह 9 बजे से हैं। रात भर यहीं सोए हैं। अब लोगों ने यहाँ पे अपने गैस जो है वो बांध दिए हैं ताकि रात को चोरी ना हो, क्योंकि ये लोग रात भर यहीं इंतजार कर रहे हैं। और ये लाइन अगर आप देखेंगे, मैं आपको लाइन दिखा दूं तो लगभग 300 सिलेंडर की लाइन यहाँ पे आपको नजर आएगी। भैया, आप भी रात भर यहीं थे? हाँ सर, रात भर 11:30 बजे। 11:30 बजे आए? हाँ, 11:30 बजे। मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है। क्या करेगा, कुछ तो पेट के लिए तो करना ही पड़ेंगे। घर में सिलेंडर बिल्कुल खत्म? बिल्कुल खत्म। कैसे खाना बना रहे? कल नहीं बना सर। कल घर पे खाना भी नहीं बना? नहीं, आज इसलिए नंबर में लगे। सरकार आश्वासन दे रही है कि एलपीजी का जो क्राइसिस है उसे डील किया जा रहा है। जो एजेंसी है उन्हें ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो जिनकी बुकिंग हो चुकी है उन्हें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनके घर सिलेंडर भिजवा दिया जाए। लेकिन रियलिटी आप देखिए कि लोगों को 10 से 12 दिन हो चुके हैं। हम रोजाना इस इलाके में आते हैं, रोजाना यहाँ से रिपोर्ट करते हैं और ये लोग जो ये चेहरे हैं ये हमें रोजाना यहाँ दिखते हैं, क्योंकि ये लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है, बच्चे भूखे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि लोग अपना जिसमें रोजाना सब्जी लाते हैं उसी में अपना बिस्तर लाके सो चुके हैं। अब मुंबई की खबर बताते हैं आपको। सिलेंडर संकट के बाद मायानगरी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर फूड स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर खत्म है और अब कोयला या फिर इंडक्शन चूल्हे पर दुकानदार खाना बनाने को मजबूर हैं। अब मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर लगे फूड स्टॉल्स पर इसका असर देखने को मिला है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऐसे में दुकानदार इंडक्शन या फिर कोयले के चूल्हे पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन गैस चूल्हे की तरह ये कारगर नहीं है। ऐसे में कई तरह का खाना बनाना बंद कर दिया गया है। अभी कैसे हालात हैं, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे। ऐसे में जो छोटे स्टॉल धारक हैं उन्होंने अब इंडक्शन पर अपना खाना बनाना पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। व्यवसाय पर भी कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त जिस सड़क पर हम खड़े हैं, जिस लेन में हम खड़े हैं, ये ठीक नायर हॉस्पिटल जो है मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल, उसके ठीक बाहर के सारे स्टॉल्स हैं जहां पर इडली, वड़ा, सांबर, पूरी, छोले, इस तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। आम आदमी यहाँ पर खाना खाने आता है, लेकिन जिस तरह से संकट गहराता जा रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर का, उसके चलते कईयों को अब इस तरह से जो इंडक्शन है उस पर आना पड़ा है। क्या उसमें खाना ठीक से बन पा रहा है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। कब लाया आपने ये इंडक्शन? तो मैं लाया अभी एक हफ्ता हुआ। अच्छा, सिलेंडर मिल नहीं रहा पूरी तरह से? नहीं मिल रहा। इसमें बन जाता है ठीक से? हाँ, बन रहा है, जिसका भी काम चला रहे हैं। और मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स पर सिलेंडर संकट भी देखने को मिला है। 100 साल पुराने एक रेस्टोरेंट में गैस चूल्हा बंद है और इंडक्शन पर कुछ सिलेक्टेड आइटम्स ही बनाया जा रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं अब उससे परेशान है क्योंकि उनके मन पसंदीदा कई सारे आइटम्स या मिठाई है जो नहीं मिल पा रही है। अब देखिए रैक्स में कुछ मिठाइयां हैं और बाकी मिठाइयां गायब हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए ज्यादा खपत हो जाती है ईंधन की। इसी वजह से जो दुकानदार है उसे नहीं बना रहे हैं। जिसमें कम खपत होती है या इसमें ईंधन की या ऊर्जा की, उसका ही यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऐसे में होटल इंडस्ट्री को सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती का समय है। लेकिन कई होटल्स अब इंडक्शन पर भी शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसे ही एक होटल में इस वक्त मौजूद हैं, उसके किचन में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन पर यहाँ पर ये साबूदाना वड़ा जो कहते हैं वो इस वक्त पक रहा है। पंशीकर होटल है गिरगांव का, काफ़ी मशहूर, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है होटल, जहां पर इंडक्शन सिगड़ी जो है, चूल्हा पूरी तरीके से आ चुका है एलपीजी गैस सिलेंडर ना होने की वजह से। और यहाँ पर अभी जो बटाटा वड़ा हम कह सकते हैं वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पूरी तरह से जो जितने खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर जो सर्व होते हैं वो सारे के सारे अभी इंडक्शन पर ही आ चुके हैं क्योंकि सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा। आगे चलकर हम वो स्थिति भी दिखा देने की कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ पर किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना करता था, सारे के सारे जो पदार्थ हैं खाने के वो बना करते थे। यहीं थोड़ा हम आगे किचन में और आ जाएं तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर खाना बन रहा है, सांभर बन रहा है, जो इस वक्त पूरी तरह से इंडक्शन पर ही है। ये चूल्हे हैं, गैस सिगड़ी है, वो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। ये स्थिति है मुंबई के कई होटल्स की। इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं स्थिति पंशीकर होटल है मुंबई का, काफ़ी प्रसिद्ध, 104 साल पुराना लगभग यह होटल, लेकिन अब पूरी तरह से शिफ्ट कर चुका है गैस सिगड़ी से इंडक्शन पर। लेकिन उसमें भी जिस तरह से खाना बनाने में उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके चलते कई मेनूज उन्हें कम भी करने पड़ रहे हैं या वक्त लग रहा है खाना बनाने में। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया पंख लगने जा रहा है। 28 मार्च को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं। वो 28 मार्च के लिए एक एक तैयारी का खुद जायजा लेंगे। योगी के साथ टॉप लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे। योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। योगी करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट के कैंपस में रहेंगे और एयरपोर्ट का दौरा भी करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट बनने से पश्चिम यूपी के कई जिलों को फायदा पहुंचने वाला है। पश्चिम यूपी के जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट जाते थे, अब आसानी से कम वक्त में नोएडा से उड़ान भर सकते हैं। और खास तौर पे पूरे जो दबाव था, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आता था, वो दबाव भी अब कम होगा क्योंकि बहुत सारी जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं, आगे चलकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं, वो अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। खास तौर पे नोएडा और उसके पास सटे आगरा को बहुत फायदा होगा क्योंकि आगरा में ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं ताजमहल देखने आते हैं, अब उन्हें सीधा दिल्ली नहीं, वो सीधे उतर सकते हैं नोएडा में और उसके बाद आगरा यानी कि ताजमहल के दीदार करने के लिए भी जा सकते हैं।